हेलो एवरीवन, आखिर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हमारा क्यों आया? तो ये देखो, तो क्या हुआ था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके सिटीजनशिप लेने के या जो नागरिक होंगे इंडिया के, वो जो मेंशन है वो सिर्फ उन लोगों के लिए मेंशन है या वो तब के लिए मेंशन है जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू हो रहा था, यानी 26 जनवरी 1950 के टाइम जो लोग भारतीय नागरिक होंगे वो कौन कौन से लोग होंगे, तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। उसके अलावा क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमारा संसद है, यानी जो हमारा पार्लियामेंट है, उसको ये पावर दिया कि आप कोई भी एक्ट ला सकते हो या आप इस सिटीजनशिप को जो भी इसको रेगुलेट कर सकते हो। तो ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा पार्लियामेंट था वो एक एक्ट लेके आया जिसको सिटीजनशिप एक्ट 1955 बोलते हैं। तो द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, प्रोवाइड्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड द टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। एक्विजिशन का मतलब क्या है कि आप भारतीय नागरिकता किस हिसाब से ले सकते हो, और यहाँ पे टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी भारतीय नागरिकता है वो किस हिसाब से ख़त्म हो सकती है, जा सकती है। ओके, तो जो ये हमारा एक्ट था 1955, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है। तो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट इसमें हुआ था वो 2019 में हुआ था, तो ये भी वी विल गोइंग टू सी दिस ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। तो जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इट प्रिस्क्राइब द 5 वेज टू एक्वायरिंग द सिटीजनशिप। और वो 5 कौन कौन से वेज हैं? एक तो है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा है वो है बर्थ। तो लेट्स सी, देखो, तो हमारा जो एक्ट है द सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें क्या बोला कि कोई इंसान, अ पर्सन हु इज बोर्न इन इंडिया, ठीक है, कब? ऑन और आफ्टर, यहाँ पे लिखो ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, बट बिफोर 1 जुलाई 1987, ठीक है। अगर कोई इंसान है जो कि 26 जनवरी 1950 वाले दिन और उसके बाद उसका बर्थ होता है, लेकिन 1 जुलाई 1987 से बिफोर होता है, ठीक है, पहले होता है, तो इसमें क्या लिखा है कि ही इज कंसिडर्ड द सिटीजन ऑफ इंडिया इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। यानी वो जो व्यक्ति है वो इंडिया का नागरिक होगा, उसके जो पेरेंट्स हैं वो चाहे इंडिया के नागरिक हों चाहे इंडिया के नागरिक ना हो, ठीक है। सेकंड क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अ पर्सन हु इज बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 is considered the citizen of India only if either of his parent is citizen of India at the time of his birth। इसका मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति जिसका जो बर्थ है वो 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद में हुई हो, तो वो इंडिया का नागरिक होगा अगर उसके दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंट इंडिया का नागरिक हो, ठीक है। थर्ड क्या इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है? अ पर्सन हु इज बोर्न ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004, ओके, they are considered to be the citizen of India only if both of his parent is a citizen of India or one of whose parent is a citizen of India, the other is not the illegal migrant। क्या मतलब हुआ कि वो व्यक्ति जिनका जो जन्म है, जिनकी बर्थ है वो 3 दिसंबर 2004 से को या उसके बाद में हुई है, तो वो इंसान या वो व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। लेकिन कब वो भारतीय नागरिक होगा? अगर ओके, तो उनके पास वो नागरिकता होगी जिनके दोनों जो पेरेंट्स हैं या तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, इंडिया के नागरिक हों, ठीक है,
या उनमें से कोई एक इंडिया का नागरिक हो और जो दूसरा है वो इलीगल माइग्रेंट ना हो। ठीक है, तो ये हमारा था बाय बर्थ। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लो कि द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड द एनिमी एलियंस, ठीक है, कैन नॉट एक्वायर सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, जो उनके चिल्ड्रन हैं और जो एनिमी एलियंस हैं उनके चिल्ड्रन हैं, उन लोगों को सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये इतना समझ आ गया आप लोगों को, सब लोगों को? चलो ठीक है, फिर हम हमारे नेक्स्ट पे आते हैं जो है बाय डिसेंट। ठीक है, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें है द पर्सन हु इज़ बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो डिसेंट वाला क्या होता है कि इसमें जो वो पर्सन है जो भारतीय नागरिकता लेना चाह रहा है, जो उसका बर्थ है वो इंडिया से बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखा है द पर्सन हु इज़ बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर। अब देखो, ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 but before 10 December 1992, okay, is considered the citizen of India by descent if his father is the citizen of India at the time of his birth। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति भारतीय नागरिकता ले रहा है उसका जो जन्म है वो 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 के बीच में हुआ हो और इंडिया से बाहर हुआ हो, और वो भारतीय नागरिक तभी हो सकता है जब उसके जो फादर हैं वो इंडिया के नागरिक हों, जब उसका जन्म हुआ था तब। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, द पर्सन हु इज बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर कब? 10 दिसंबर 1992 is considered to be the citizen of India if either of his parent is a citizen of India at the time of his birth। यानी वो व्यक्ति जिसका जन्म 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद में हुआ हो वो भारतीय नागरिकता ले सकता है, लेकिन कब ले सकता है? जब उसके दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंट भारतीय नागरिक हो, जब उसका जन्म हुआ था तब। ठीक है, पहले वाले केस में क्या था कि सिर्फ फादर का होना सिटीजन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, और सेकंड में बाद में क्या हो गया कि दोनों में से मदर या फादर में से कोई एक भारतीय नागरिक होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि 3 दिसंबर 2004 के बाद से क्या हो गया? द पर्सन हु इज बोर्न आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, shall not be a citizen of India unless his birth is registered at an Indian consulate within 1 year of the date of his birth or with the permission of the central government after the expiry of the said period। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद से हुआ है वो पर्सन भारतीय नागरिक अपने आप नहीं हो जाएंगे। वो पर्सन अगर उनको भारतीय नागरिकता लेनी है तो जो उनका बर्थ है वो उनको रजिस्टर्ड करवाना होगा जो इंडियन कॉन्सुलेट है वहाँ पर। कब रजिस्टर आप करवा सकते हो? विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ हिज बर्थ, 1 साल के अंदर अंदर। और अगर जो ये टाइम पीरियड है 1 साल का ये ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले सकते हो और उसके बाद आप वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, ये समझ आ गया सब लोगों को? अब देखो बाय रजिस्ट्रेशन। अब बाय रजिस्ट्रेशन में क्या है तुम्हारे पास? The central government on an application register as a citizen of India any person। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो किसी भी इंसान को अगर उसने कोई एप्लीकेशन दायर की है उसके बिहाफ पे उसको रजिस्टर कर सकती है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। रजिस्टर अ पर्सन as a citizen of India लेकिन ऐसा कब हो सकता है? तो वो देखो, पहला पॉइंट क्या है? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और अ प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है,
तो जो PIO हैं अगर वो तुम्हारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक एप्लीकेशन देते हैं तो वो भी इंडिया का सिटीजन बन सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है आपके पास, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जो PIO हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, तो वो क्या हो सकता है, वो कब इंडियन सिटीजन बन सकते हैं कि जब वो अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उससे पहले वो इंडिया में कम से कम 7 साल रहे, ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है, अ पर्सन हु इज मैरिड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years, ये क्या है, ईयर्स, बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। या कोई व्यक्ति है जिसकी शादी भारतीय नागरिक से हुई है और वो इंडिया में पिछले 7 सालों से रह रहा है, तो उसे भी बाय रजिस्ट्रेशन भारतीय नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट क्या है, अ माइनर चिल्ड्रन ऑफ अ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उन सब लोगों के जो भी माइनर चिल्ड्रन हैं उन लोगों को भी बाय रजिस्ट्रेशन भारतीय नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। All the above categories of a person must have take the oath of allegiance before they are registered as the citizen of India। यानी जब वो अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और जब वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उनको क्या है, एक ओथ लेनी है, एक शपथ लेनी होगी, द ओथ ऑफ एलिजेंस टूवर्ड्स इंडिया और टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या आता है, बाय नेचुरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट द सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन, ठीक है, टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट इफ ही हैज़ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। तो इसको भी कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, किसी भी इंसान को दे सकती है अगर वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है तो। पहला पॉइंट क्या है, if he is a citizen of any country he undertakes to renounce the citizenship of that country in the event of his application for Indian citizenship to be accepted। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो किसी और कंट्री का नागरिक है और अगर वो चाहता है कि जो उसकी एप्लीकेशन है भारतीय नागरिकता की वो एक्सेप्ट हो जाए तो उसके लिए उसे दूसरे देश की जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, उसको देना होगा, रीअनाउंस करना होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, अ पर्सन कैन एक्वायर अ सिटीजनशिप by naturalization if he is ordinarily resident in India for 12 years, 12 months preceding the date of application and 11 years in aggregate। यानी कोई भी इंसान नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता ले सकता है अगर वो इंडिया में रह रहा है पिछले 12 साल से, ठीक है। और जब वो अपनी एप्लीकेशन देगा नागरिकता के लिए उससे पहले वो 12 महीने लगातार रहे इंडिया में और 11 साल एग्रीगेट, यानी 11 साल टोटल। लेकिन क्या है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया उसने क्या कहा कि 11 साल को हटा के इसकी जगह 5 साल कर दिया, ठीक है, कि 5 साल इन टोटल रहे और जब वो अपनी एप्लीकेशन दे रहा है नेचुरलाइजेशन के लिए उससे पहले उसे 12 महीने भारत में रुकना होगा, रहना होगा लगातार, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, इफ़ ही इज़ ऑफ अ गुड कैरेक्टर, ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ़ ही हैज़ एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दे सकती है अगर उसको 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी खासी नॉलेज है, ठीक है। 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड था, लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट द सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन। जो ये सर्टिफिकेट है ये कौन देता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन वेव ऑल और एनी ऑफ द अबव कंडीशन इन द केस ऑफ अ पर्सन हु हैज़ रेंडर्ड द डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज टू साइंस, ओके, फिलोसॉफी, आर्ट और लिटरेचर, जैसे कि लिटरेचर, और क्या हो सकता है, ह्यूमन प्रोग्रेस, ओके, वर्ल्ड पीस। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऊपर के कोई भी पॉइंट्स को हटा सकती है और किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दे सकती है अगर उस पर्सन ने इफ़ ही हैज़ रेंडर्ड द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस,
टूवर्ड्स वो टूवर्ड्स साइंस हो गया, फिलोसॉफी, आर्ट हो गया, वर्ल्ड पीस वगैरह हो गया, तो उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय नागरिकता दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी नेचुरलाइज्ड सिटीजन मस्ट हैव टेक द ओथ ऑफ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो भी नेचुरलाइज्ड सिटीजन होते हैं इनको भी ओथ ऑफ एलिजेंस लेनी होती है। ठीक है, और किसको लेनी होगी, द पर्सन हु इज बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया थ्रू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा जो पार्ट है वो क्या है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई द पर्सन्स हु अमंग द पीपल ऑफ द टेरिटरी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर भारत है, अगर उसने किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर किया है, तो जो उस फॉरेन टेरिटरी के जो भी लोग होंगे उनको भी भारत सरकार है वो इंडिया का सिटीजन मान सकती है। तो सच अ पर्सन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द नोटिफाइड डेट। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उसके हिसाब से उसी डेट से उनको भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को। ओके, अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जो भारतीय नागरिकता है वो कैसे खत्म हो सकती है। तो इसके 3 पॉइंट्स हैं जो दिए हुए हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। कौन कौन से, सबसे पहला है बाय रिनंसिएशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक है, ठीक है, वो फुल एज का है अपनी, ठीक है, कैपेसिटी का है, तो अगर वो चाहे तो भारतीय नागरिकता को रीअनाउंस कर सकता है। अगर वो किसी और देश की नागरिकता लेना चाहता है तो वो भारतीय नागरिकता को रीअनाउंस कर सकता है। तो and he can do this by from if he want to do this he have to register for that declaration. Okay, and the second thing is this कि if a person re-announce his citizenship, Indian citizenship, तो जो भी उसके माइनर चाइल्ड होगा या माइनर चिल्ड्रन होंगे उनकी भी भारतीय नागरिकता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जब ये जो माइनर चाइल्ड है ये 18 ईयर्स का होगा, उसके बाद वो चाहे तो अपनी भारतीय नागरिकता को रिज्यूम कर सकता है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट क्या होता है, बाय टर्मिनेशन। अब बाय टर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन द इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, तो ऐसे में क्या होता है कि जो इंडियन सिटीजनशिप होती है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति है वो जानबूझकर किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो इस केस में भारतीय नागरिकता अपने आप टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, नंबर 3 क्या है, बाय डेप्रीवेशन। बाय डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है, ये कंपल्सरी टर्मिनेशन होता है। क्या, कंपल्सरी टर्मिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आपने भारतीय नागरिकता अगर किसी फ्रॉड से ली हुई है, ठीक है, तो क्या होती है कि जो भारतीय सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आपकी जो सिटीजनशिप है उसको कंपल्सरी टर्मिनेट कर देती है, तुरंत के तुरंत टर्मिनेट कर देती है। तो ऐसे में वो कब कब टर्मिनेट कर सकती है, या तो आपने भारतीय नागरिकता फ्रॉड के थ्रू ली हो, ठीक है, झूठ बोल के ली हो, या आपने if you show the disloyalty, okay, if you show disloyalty towards the constitution of India. okay, नंबर 3 क्या है कि अगर हमारा देश किसी देश के साथ वॉर पे है और आपने वहाँ पे हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेट, उस देश के साथ आपने कोई कम्युनिकेट किया है जो कि भारत के अगेंस्ट होगा, देश के अगेंस्ट, या आपने अनलॉफुली ट्रेड किया हुआ है, तो भी आपकी जो सरकार है वो भारतीय नागरिकता को टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, या क्या हो सकता है कि अगर आपने जो भारतीय नागरिकता है वो नेचुरलाइजेशन से ली है, ठीक है, नेचुरलाइजेशन से ली है और 5 साल के अंदर अंदर आपको 2 साल की जेल हो जाती है, तो भी जो आपकी नागरिकता है वो खत्म हो सकती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारा भारतीय नागरिक है अगर वो इंडिया से बाहर रहा है कंटिन्यूसली 7 साल, तो भी सरकार आपकी भारतीय नागरिकता को ख़त्म कर देती है। ठीक है, लिविंग, इस तरह से लिखो, लिविंग आउटसाइड इंडिया कंटिन्यूसली फॉर
7 years। ओके, तो ये था हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट होगा वो हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट कौन सा अमेंडमेंट था। तो 2019 में जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, तो एक बार उसको भी देख लो। पहला पॉइंट क्या है इसमें, द अमेंडमेंट परमिट्स मेंबर ऑफ 6 communities, that is Hindu, Sikh, Buddhist, Jain or Parsis and Christians from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to continue to live in India if they entered the India before 14 December 2014। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन 3 देशों के नागरिक हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और अफगानिस्तान के, और कौन हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी और क्रिश्चियंस, तो इंडिया, तो इस अमेंडमेंट में बोला गया कि वो हमारी इंडिया में रह सकते हैं अगर वो 14 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में एंटर हुए होंगे तो। ठीक है, ये आ गया समझ में सब लोगों को। इस तरह से लिख लो, अगर सही से लिखना है तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, इनके नागरिक कौन कौन सी कम्युनिटी के, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस। ओके, तो दे कैन लिव इन इंडिया, लेकिन कब, ओनली इफ दे एंटर्ड इन इंडिया बिफोर 14 दिसंबर 2014। ओके, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट आपका क्या था कि दूसरा पॉइंट हमारे ये है कि जो नेचुरलाइजेशन का पीरियड है वो पहले कितना था, 11 साल का था, उसे हटा के कितना कर दिया गया है, 5 साल का कर दिया है। ठीक है, तो लिखो कि नेचुरलाइजेशन, मैंने ये आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि जब मैं नेचुरलाइजेशन वाला टॉपिक आपको बता रही थी उसमें भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 11 ईयर्स टू 5 ईयर्स हो गया है अब। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अगर हम इंडियन सिटीजनशिप ले लेते हैं तो सच पीपल वुड बी रिगार्डेड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द डे ऑफ देयर एडमिशन इनटू इंडिया, and all legal procedures against them in relation to their illegal migration or citizenship will be closed। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये लोग हैं, जो पहले पॉइंट में जो भी लोग मेंशन हैं, इन लोगों को अगर भारतीय नागरिकता मिल जाती है, अगर ये पर्सन को सिटीजनशिप मिल जाती है, तो इन लोगों के खिलाफ जो भी आपके पास इलीगल माइग्रेंट के केसेस थे, ठीक है, माइग्रेंट के जो भी केसेस थे इनके खिलाफ, वो क्या होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, वो क्लोज हो जाएंगे। ये समझ आ गया। ठीक, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि फोर्थ पॉइंट हमारा OCI कार्ड्स के लिए है। OCI का मतलब क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो दिस अलाउ अ फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडिया एंसेस्ट्री टू लिव और वर्क इन इंडिया परमानेंटली, might lose their status if they breach local laws for major or small offenses transgression। इसका मतलब क्या हुआ कि जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं, ठीक है, अगर वो हमारी इंडिया में आते हैं और वो कोई माइनर लॉ ब्रेक करते हैं, तो वो अपनी जो OCI कार्ड होल्डिंग, जो भी उनका OCI कार्ड है, वो उनसे ले लिया जाएगा और वो उससे अलग हो जाएंगे। ठीक है, दे माइट लूज देयर OCI कार्ड्स। ओके, अगर वो माइनर लॉ को ब्रीच करते हैं या ख़त्म करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या होता है इसमें से, ओके, तो बस इतने से ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें, जो कि ये अमेंडमेंट हुआ था हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ठीक है, तो बस अगर आप लोगों को इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।